ठीक है। तो ये भाई साहब टोपी लगा के बताते रहता है प्रोटीन को कि भैया तुम इधर जाओ, वो उधर जाओ। इसी वजह से इसका नाम क्या पड़ गया है, ट्रैफिक पुलिस ऑफ द सेल। ऐसा कैप पहन के नहीं घूमेगा ये, ठीक है। तो ट्रैफिक पुलिस ऑफ द सेल इसको बोलते हैं। एक और नाम बोलते हैं इसको, इसको बोलते हैं एक्सपोर्ट हाउस ऑफ द सेल। एक्सपोर्ट मतलब किसी चीज को क्या कर रहा है, एक्सपोर्ट कर रहा है, ठीक है ना। देख लिया? बढ़े? चलो यहां तो कोई समस्या है? कोई समस्या, कोई समस्या नहीं। देखो गोल्गी बॉडी, अब देखो शुरुआत से समझते हैं, ठीक है। कहीं भी पहुंच जाएगा, जहां जहां जरूरत होगी सेल को, ठीक है, या सेल को भी जरूरत है सेल यूज करेगा, सेल को बाहर की जरूरत है तो बाहर भी चला जाएगा। तो जहां जहां जरूरत होती है वहां वहां ये भाई साहब उसको पहुंचा देता है। मान लेते हैं जैसे कि मेरा कोई सेल ऑर्गन है, उसको प्रोटीन की जरूरत है क्योंकि उसको हार्मोन बनाना है, तो क्या करेगा, ये उसको वहां पहुंचा देगा। या सेल के अंदर ही जरूरत है तो वहां पे भी इसको ये पहुंचा देगा, ठीक है। इसी वजह से ट्रैफिक पुलिस हम पुलिस। देखो अब क्या क्या पढ़ा है, तीन चीजें, पहले इस रफ एंडोप्लाज्मिक, फिर स्मूथ, फिर ये, तो प्रोसेस वहीं से बन रहा है। तो वहां से पहले क्या हुआ, प्रोटीन बने, फिर उसके बाद एससीआर में आए, वहां पे बहुत सारी चीजें बनी, ये सब मिलके क्या बनते हैं, एंजाइम्स बन गए। फिर उस एंजाइम्स से निकलते हैं किसके फॉर्म में, वेसाइकल के फॉर्म में। उस वेसाइकल को मॉडिफाई करता है ये भाई साहब। तो पहला काम क्या है, मॉडिफाई, क्योंकि एंजाइम्स मेरे थोड़े से और पावरफुल हो जाए, ठीक है। अब एंजाइम्स को मॉडिफाई कैसे करता है, कुछ ऐड करेगा, क्या, शुगर, ठीक है, लिपिड, इसको ऐड कर दिया। अब उसने मॉडिफाई करके क्या करेंगे, अब उसको पैकिंग करें, तुमको पहुंचाना भी था, तुमको तो भूख लगी है, तुमको तो खाना पहुंचाना है कि नहीं, तो जोमेटो वाले पहुंचा रहे हैं, तो ये भाई साहब जोमेटो वाला है, ये क्या करेगा, उसकी पैकिंग करेगा। पैकिंग करने के बाद क्या करेगा, अपने पास रखेगा नहीं, क्या करेगा, ट्रांसपोर्ट कर देगा जहां इसकी जरूरत है। इसी वजह से इसको क्या बोल देते हैं, ट्रैफिक पुलिस ऑफ द सेल। यहां तो कोई समस्या नहीं, बढ़े गए, सिस्टम ठीक है, ठीक है सिस्टम। चलो अब आते हैं नेक्स्ट, हम सेल ऑर्गन पढ़ेंगे जिसका नाम है माइटोकॉन्ड्रिया। एकदम आराम आराम से पढ़ना है, ज्यादा लोड नहीं लेना है। माइटोकॉन्ड्रिया बहुत ही महत्वपूर्ण सेल ऑर्गन होता है ये। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया को देखो अलग अलग नाम से पहले जाना जाता था। इसको बोला जाता था चॉन्ड्रियोसोम या चॉन्ड्रियोब्लास्ट, अलग अलग नाम से हम जानते थे पुराने समय में, ठीक है ना। जब हम इतिहास के पन्ने को उल्टाएंगे तो माइटोकॉन्ड्रिया को इस नाम से जाना जाता था, ठीक है। आज इसका नाम माइटोकॉन्ड्रिया कैसे नाम पड़ा उस पर हम आएंगे, थोड़ा इतिहास को देख लेते हैं। तो ये इसके कौन से नाम है, ये इसके ओल्डर नाम है, ठीक है ना, पुराने नाम है, ठीक है। सबसे पहले अगर देखा जाए, पहला जो साइंटिस्ट था जिस व्यक्ति ने माइटोकॉन्ड्रिया को डिस्कवर किया था पहला, ठीक है, क्या नाम था उसका, एल्टमैन। वाह, यहीं पे विकेट गिर गया। देखो पहला व्यक्ति था जिसने इसको डिस्कवर किया था, ठीक है ना, डिस्कवर, फर्स्ट पर्सन जिसने इसको डिस्कवर किया था, उस व्यक्ति का नाम क्या था, क्या नाम है उसका, एल्बर्ट वॉक कॉलिकर। आप कोई भी बुक उठा लीजिए, कोई भी बुक उठा लीजिए, सब में नाम दिया होगा एल्टमैन का, लेकिन एल्टमैन आंसर गलत है। ये है आपकी एनसीईआरटी, और एनसीईआरटी ही सबसे, एनसीईआरटी बोलती है वही परम सत्य है, एनसीईआरटी बोलती है यही परम सत्य है, बाकी हम नहीं सुनेंगे। अब मान लेते एग्जाम में, मान लेते कि तुमने बस इसको टिक कर दिया और आयोग ने बोला कि नहीं भैया ये आंसर नहीं अल्टमैन है, तो तुम क्लेम कैसे करोगे, बोलेंगे भैया ये एनसीईआरटी है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे कॉलिकल भाई साहब ने डिस्कवर किया था 1857 में, ठीक है। तो अगर ऑप्शन में है तो यही टिक होगा, अगर ये नहीं रहा तो फिर किसको करेंगे, अल्टमैन को, ठीक है। आते हैं,
तो ये भाई साहब 1857 में जब देश में 1857 की क्रांति चल रही थी, तब इस भाई साहब ने पहली बार माइटोकॉन्ड्रिया को देखा। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया को इसने पहली बार देखा, लेकिन यहां पे देखो सिर्फ इसने देखा था, उसने उसके बारे में बताया नहीं, इसके फंक्शन के बारे में नहीं बता पाया कि भैया ये काम क्या करता है। ठीक है, बस इसको उसने देख लिया, डिस्कवर कर लिया। फिर इसके बाद दूसरा व्यक्ति आता है, ठीक है ना, दूसरा पर्सन आता है जिसका नाम क्या है, जिसका नाम है रॉबर्ट अल्टमैन, जिसके बारे में आप चर्चा कर रहे हैं। ठीक है, रॉबर्ट अल्टमैन 1819 में भाई साहब आता है और ये माइटोकॉन्ड्रिया को थोड़ा सा अच्छे से देखता है, उस पर स्टडी करता है, और स्टडी करने के बाद उसको पता चलता है कि भैया ये तो बहुत ही खतरनाक चीज है, यही तो क्या करता है, एनर्जी बनाता है। तो इस अल्टमैन ने यहाँ पे हमको इसके बारे में बताया कि भैया ये क्या कर रहा है, एनर्जी बनाता है, ये पावर हाउस ऑफ द सेल है। और इसने भी इसको नाम दिया, और इसने इसको नाम क्या दिया, इसने नाम दिया, इसने इसका नाम क्या दिया, इसने इसको नाम दिया बायोब्लास्ट। क्या नाम दिया, बायोब्लास्ट। ठीक है, देखो इसको, ये ओल्डर नेम है, ये पुराने नाम है किसके, माइटोकॉन्ड्रिया के। अगर ऑप्शन में आपको ये रहा और ये रहा तो टिक किसको करोगे, इसको टिक करोगे, क्योंकि एनसीईआरटी यही बोलती है। ठीक है, बहुत सारे इंस्टीट्यूट के किसी भी इंस्टीट्यूट में यही नाम दिया रहा है, लेकिन ये एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग ये है। ठीक है, और मैं आपको एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग ही पढ़ा रहा हूं। ठीक है, वो अंटू पंटू बुकों से नहीं पढ़ा रहा हूं। ठीक है, चलो तो फिर इसका माइटोकॉन्ड्रिया नाम कैसे पड़ा। ठीक है, फिर तीसरा पर्सन आता है, तीसरा पर्सन आता है जिसका नाम क्या है, कार्ल बेंडा। ठीक है, ये भाई साहब आता है 1898 में, और इस व्यक्ति ने एक नाम दिया इसी को, जिसका नाम क्या पड़ गया, माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, तो तीन साइंटिस्ट इसमें इंपॉर्टेंट है, इसका नाम है अल्बर्ट वॉक कॉलिकल, दूसरा नाम है रॉबर्ट अल्टमैन, और तीसरा नाम क्या है, कार्ल बेंडा। ठीक है, कार्ल बेंडा, इसी ने इसका नाम क्या दिया है, माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, तो नाम देने में ही इतने वक्त लग गया। ठीक है, 90 क्या कितना गया, 98 आ चुका है। ठीक है, ये बात ध्यान रखना, अगर ऑप्शन में रॉबर्ट अल्टमैन और कौन रहे, कॉलिकल रहे, तो आंसर किसको टिक करना है, कॉलिकल को ही टिक करना है। ठीक है, अगर कॉलिकल नहीं रहा तब आंसर किसको टिक करोगे, अल्टमैन को करोगे, क्योंकि इसने बस देखा था, और इसने क्या किया, देखा है और उसके बारे में बताया कि भैया ये कैसे काम करता है, ये पावर हाउस ऑफ द सेल है। ठीक है, नाम क्या दे रहा है, बायोब्लास्ट। ठीक है, ठीक है, बढ़े आगे। बढ़े, चलो अब आते हैं। अरे यार थोड़ा उंगलियों पे जोड़ दो। ठीक है, चलो अब देखते हैं, आगे देखते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। देखो माइटोकॉन्ड्रिया एक ऐसी स्ट्रक्चर है, एक ऐसा सेल ऑर्गन है जो डबल लेयर मेम्ब्रेन होता है, डबल लेयर मेम्ब्रेन होता है। अब डबल लेयर मेम्ब्रेन का मतलब क्या हुआ, कि मतलब कि सेल में बहुत तरह के सेल ऑर्गन है। कौन कौन सा है, राइबोसोम है, ठीक है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ठीक है, बहुत तरह के सेल ऑर्गन है। लेकिन सेल ऑर्गन में बेसिकली तीन ही ऐसे सेल ऑर्गन है जिनकी डबल मेम्ब्रेन है, सब सिंगल मेम्ब्रेन है। जैसे कि मान लेते हैं कि राइबोसोम है, तो राइबोसोम के पास एक ही मेम्ब्रेन है। जैसे कौन सा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, उसके पास एक ही मेम्ब्रेन है। डबल मेम्ब्रेन का मतलब क्या है कि इसके पास एक आउटर मेम्ब्रेन है और एक इनर मेम्ब्रेन है, और ऐसे ऑर्गन मात्र तीन ही है पूरे के पूरे सेल में। तो कौन कौन सा है, एक तो हो गया आपका न्यूक्लियस, न्यूक्लियस में हमने अभी देखा था एक आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन। दूसरा ऑर्गन कौन सा है, दूसरा ऑर्गन है हमारा माइटोकॉन्ड्रिया, और तीसरा ऑर्गन है जिसका नाम क्या है, क्लोरोप्लास्ट। ये तीन ही ऐसे ऑर्गन हैं जिसके पास क्या होता है, डबल मेम्ब्रेन रहती है। ठीक है,
बाकी जितने हैं सब के सब सिंगल मेम्ब्रेन होते हैं। ठीक है, ये पॉइंट लिखो। एक और पॉइंट, ये जो ऑर्गन होता है कौन सा, माइटोकॉन्ड्रिया, ये भाई साहब होता है सेमी ऑटोनॉमस होता है, सेमी ऑटोनॉमस। सेमी ऑटोनॉमस होता है। सेमी ऑटोनॉमस का मतलब क्या हुआ, पहले इसको देखते हैं। सेमी का मतलब पूरी तरह से नहीं है। जैसे मान लेते हैं सेल के अंदर, देखेंगे क्या, सेल के अंदर सारा खेल कौन खेलता है, न्यूक्लियस। जैसे कि हमारे बॉडी में का सारा खेल कौन रचता है, ब्रेन। इसी वजह से न्यूक्लियस को क्या बोला जाता है, ब्रेन ऑफ द सेल बोला जाता है। जैसे हमारा ब्रेन सारे खेल रचता है, क्योंकि ब्रेन ही डिसाइड करता है कि क्या करना है क्या नहीं करना है। ठीक है, अगर ब्रेन ने डिसाइड किया कि मैं बोल रहा हूं तो बोलेगा, हाथ, ये सारा खेल कौन रच रहा है, ब्रेन। तो वैसे ही सेल के अंदर एक ही ऑर्गन है जैसे न्यूक्लियस, यही सारे खेल रचता है, किसको क्या करना है कैसे करना है सब डिसाइड कौन करता है, न्यूक्लियस। लेकिन कुछ ऐसे ऑर्गन हैं जो इसके अकॉर्डिंग नहीं चलते हैं, कुछ इसी के अकॉर्डिंग चलते हैं, लेकिन कुछ ऐसे काम है जो इसके अकॉर्डिंग वो करता ही नहीं है। जैसे माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया ये क्या है, ये सेमी ऑटोनोमस होता है। सेमी ऑटोनोमस का मतलब ये हुआ कि कुछ ऐसे काम है जो काम करने के लिए डीएनए पे डिपेंडेंट, सॉरी न्यूक्लियस पे डिपेंडेंट नहीं है। सारे काम, जैसे राइबोसोम को डीएनए बनाना है, तो जब तक वो एमआरएनए नहीं भेजेगा तो कैसे बनेगा, उस पर डिपेंडेंट है। ठीक है, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम उसी पे डिपेंडेंट है, गोल्गी बॉडी उसी पे डिपेंडेंट, सब के सब ऑर्गन जो होते हैं वो न्यूक्लियस पे डिपेंडेंट होते हैं। न्यूक्लियस चाहेगा तभी ये काम करेंगे, नहीं तो काम नहीं होगा। लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया एक ऐसा ऑर्गन है, माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट दोनों, ये दोनों ही ऑर्गन कैसे होते हैं, सेमी ऑटोनोमस होते हैं। सेमी ऑटोनोमस का मतलब ये हुआ कि कुछ ऐसे काम जिसपे ये न्यूक्लियस पे डिपेंडेंट नहीं होते हैं, और ऐसा क्यों ये समझते हैं। ठीक है, तो दो ऐसे सेल ऑर्गन होते हैं जो सेमी ऑटोनोमस होते हैं। एक का नाम है माइटोकॉन्ड्रिया और दूसरे का नाम क्या है, क्लोरोप्लास्ट। अब ऐसा क्यों, पहले समझ लेते हैं। ठीक है, समझते हैं कि ऐसा क्यों है, ऑटोनोमस क्यों है। तो देखो इसकी कहानी इस वजह से, अभी बता दूं, चलो थोड़ी देर में बता ही दूंगा। ठीक है, सेमी ऑटोनोमस क्यों होता है, अभी आ जाएगा वो बात। ठीक है, पहले इसको लिख लो। ठीक है, दो ही सेल ऑर्गन है पूरे सेल में जो कैसे हैं, सेमी ऑटोनोमस है। कुछ काम ये अपने अकॉर्डिंग ही करते हैं। ठीक है, नहीं तो सारा खेल कौन रचता है, न्यूक्लियस। न्यूक्लियस जैसे बोलेगा वैसे काम करेगा, लेकिन ये कुछ काम अपने अकॉर्डिंग भी करता है। अब आते हैं इसकी संरचना पे, स्ट्रक्चर देखते हैं कि इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है। ठीक है, तो स्ट्रक्चर थोड़ा देख लें। ये हो गई इसकी आउटर मेम्ब्रेन और ये हो गई इसकी ये हो गई आपकी माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, इसका स्ट्रक्चर ऐसा होता है। ये हो गई इसकी कौन सी मेम्ब्रेन है, ये आउटर मेम्ब्रेन। और ये हो गई इसकी इनर मेम्ब्रेन। इसके अंदर देखो एक फ्लूइड भरा रहता है। ठीक है, इसके अंदर क्या भरा रहता है, फ्लूइड भरा रहता है, और इस फ्लूइड को हम नाम देते हैं, इसको बोलते हैं क्या, मैट्रिक्स। क्या बोलते हैं, मैट्रिक्स। और ये जो फोल्डेड स्ट्रक्चर देख रहे हो, ये फोल्डेड स्ट्रक्चर जो देख रहे हो, इस फोल्डेड स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं क्रिस्टी। क्या बोलते हैं इसको, क्रिस्टी। ठीक है, क्रिस्टी बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गन है, अभी हम देखेंगे कि इसका क्या रोल होता है। ठीक है, अंदर वाला जो मटेरियल है उसको क्या बोलेंगे, मैट्रिक्स। फोल्डेड स्ट्रक्चर को क्या बोलेंगे, क्रिस्टी। ये वाली हो गई आउटर मेम्ब्रेन, ये हो गई इसकी इनर मेम्ब्रेन। ठीक है, क्रिस्टी।
ठीक है। क्रिस्टी, CRISTAE, क्रिस्टी। जो फोल्डेड स्ट्रक्चर है उस फोल्डेड स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं हम लोग? क्रिस्टी। ये फोल्डेड स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं, फोल्डेड स्ट्रक्चर जो है इसको हम लोग बोलते हैं क्रिस्टी। बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है इसका, अभी हम देखेंगे इसका क्या रोल होता है। ठीक है, बैठे हूं। मैट्रिक्स, MATRIX, मैट्रिक्स। अभी तो एक मूवी आई थी मैट्रिक्स, है कि नहीं? देखिए कि नहीं मैट्रिक्स? पढ़ो। हिंदी में भी इसका यही नाम है, ठीक है। हिंदी में भी इसको क्रिस्टी ही बोलेंगे। ये बाहरी झिल्ली हो जाएगी, ये अंदर की आंतरिक झिल्ली हो जाएगी, बस यही नाम अंतर पड़ेगा, बाकी सारे नाम इसके यही। ठीक है, पढ़ेंगे? ठीक है, चलो बढ़ते हैं। थोड़ा सा उंगलियों पे जोर दो। फंक्शन के बारे में बात करते हैं, फंक्शन के बारे में बात करते हैं। ठीक है, आखिर इसका काम क्या है? आज जो हम माइटोकॉन्ड्रिया पढ़ रहे हैं, इस माइटोकॉन्ड्रिया का काम क्या है? क्या काम है? ये बेसिकली क्या होता है? ये होता है रेस्पिरेटरी साइट होता है, रेस्पिरेटरी साइट ऑफ द सेल। इसका क्या मतलब हुआ? रेस्पिरेटरी सेल का मतलब क्या हुआ कि जहां पे रेस्पिरेशन होता है। रेस्पिरेशन का मतलब क्या होता है कि जहां पे ग्लूकोज मेरा स्टोर है और ग्लूकोज के पास ऑक्सीजन जाएगा और ऑक्सीजन वहां पे रिएक्ट करेगा और वहां पे फिर क्या बनेगी? एनर्जी बनेगी। तो बेसिकली रेस्पिरेटरी साइट ऑफ द सेल जो होता है, यहाँ पे होता क्या है? यहाँ बनती है एनर्जी, और इसी वजह से माइटोकॉन्ड्रिया को हम क्या बोलते हैं? पावर हाउस ऑफ द सेल। ठीक है, पावर हाउस ऑफ द सेल इसको बोलते हैं, क्योंकि एनर्जी यही बनती है। किस फॉर्म में बनती है? एटीपी के फॉर्म में बनती है, और एटीपी का फुल फॉर्म क्या होता है? एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। ठीक है, जिसको हम एनर्जी बोलते हैं। ठीक है, एनर्जी के फॉर्म में वो निकालता है। रेस्पिरेटरी साइट होता है सेल का। ठीक है, पावर हाउस ऑफ द सेल। ठीक है, यहां तक कोई समस्या? कोई दिक्कत है तो पूछ सकते हो। ठीक है, कोई दिक्कत किसी को? बढ़ो आगे। तो ये बेसिकली क्या होता है? एनर्जी बनाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और अगर मान लेते ये एनर्जी नहीं बनेगा तो फिर तो समस्या हो जाएगी। जैसे मैं बोल रहा हूँ, तो यहाँ पे जितने मेरे लिप्स के आसपास जितनी माइटोकॉन्ड्रिया वो क्या बना रही है? एनर्जी बना रही है। ठीक है, वहां पे ग्लूकोज स्टोर है, ग्लूकोज जा रहा है, एनर्जी बन रही है, और उस एनर्जी के माध्यम से मैं क्या बोल रहा हूँ? मेरे लिप्स मूव कर रहे हैं और मैं बोल रहा हूँ। ठीक है, तो कुछ भी काम कर रहे हैं आप, उस काम को करने के लिए आपको एनर्जी चाहिए, और उस एनर्जी को बना कौन रहा है? ये बना रहा है कौन? माइटोकॉन्ड्रिया। इसी वजह से इसका नाम पड़ गया पावर हाउस ऑफ द सेल हो गया। अच्छा, एक और चीज, माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है, ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया एनिमल सेल में क्या होता है? ज्यादा या कम? एनिमल सेल में ये क्या होता है? ज्यादा होता है, ठीक है ना, प्लांट सेल की तुलना में। ऐसा क्यों? क्योंकि प्लांट सेल का क्या करना है? एक ही जगह खड़ा रहता है, उसको तो नाचना कूदना नहीं है। तुमको तो नाचना है, डिस्को डांस करना है तुमको। ठीक है, बहुत सारे काम करना है। तो नाचने कूदने के लिए अभी सरस्वती पूजा निकली है, ठीक है ना, बहुत नाचे होगे, तो भाई इतना नाच कूद करना है तो एनर्जी चाहिए कि नहीं? तो एनर्जी चाहिए तो कहां से मिलेगा? तो माइटोकॉन्ड्रिया तुमको ज्यादा चाहिए। ठीक है, तो माइटोकॉन्ड्रिया बॉडी में ज्यादा रहती है एनिमल सेल में प्लांट सेल की तुलना में। अब देखो माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है, ठीक है, नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया जो होती है वो डिपेंड करती, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मेटाबॉलिज्म एक्टिविटी। इस पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, इस पे स्टार मार लेना। ठीक है, ये क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, तो ये भाई साहब जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मेटाबॉलिज्म एक्टिविटी पे। अब मेटाबॉलिज्म एक्टिविटी है क्या, इसको समझते हैं पहले। ये है क्या चीज? नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मेटाबॉलिज्म एक्टिविटी। मेटाबॉलिज्म एक्टिविटी का मतलब ये हुआ कि जहां पे आपको काम करना है, किसी से ज्यादा काम करवाना है,
मान लेते कोई एक ऐसा ऑर्गन जो बहुत कम काम करता है, तो उसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया कम रहेगी, ऑफकोर्स बात है, क्योंकि काम उससे कम रहा है। मान लेते कोई ऐसा ऑर्गन है जिससे हमको बहुत सारा काम करवाना है, तो उसके पास माइटोकॉन्ड्रिया ज्यादा होगी, क्योंकि काम ज्यादा कर रहा है तो एनर्जी भी उसको ज्यादा चाहिए। तो बहुत सारे ऐसे सेल्स ऑर्गन है हमारे पास जिसमें अलग अलग माइटोकॉन्ड्रिया पाई जाती है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर मैं बताऊं, एक सेल है जिसका नाम है जिस स्पर्म जो होता है, ठीक है, इसके अंदर मैं बात करूं नंबर ऑफ किसकी, माइटोकॉन्ड्रिया की, तो एक स्पर्म में अगर हम बात करेंगे तो 50 से 70 माइटोकॉन्ड्रिया पाई जाती है। एक स्पर्म सेल में कितनी पाई जाती है, 50 से 70 पाई जाती है। वहीं अगर मैं बात करूं किडनी की, आपकी किडनी भी काम कर रही है कि नहीं, तो किडनी की सेल अच्छा खासा काम करती है, तो इसके पास भी अच्छे खासे माइटोकॉन्ड्रिया होंगे। तो इसके पास देखो कम से कम 5000 से लेके 1000 माइटोकॉन्ड्रिया इसके पास पाई जाती है, ठीक। अब किडनी है, अब आपका जो लीवर है वो भी तो बहुत सारा काम करता है कि नहीं, लीवर आपका बहुत सारा काम करता है कि नहीं, तो लीवर भाई साहब भी बहुत सारा काम करता है। तो लीवर के पास देखेंगे कम से कम 1000 से लेके 2000 माइटोकॉन्ड्रिया पाई जाती है। लेकिन इस सब में सबसे ज्यादा काम कौन करता है, दिन भर बेचारा दौड़, तुम लोग उसको बेचारे को चैन नहीं लेने देते हो, किसको, हार्ट को, दिन भर वो बेचारा धड़कते रहता है, ठीक है ना। कभी कभी तुम उसकी धड़कनों को भी तेज कर देते हो, जैसे रात होती है दिल की धड़कन तेज हो जाती है कि नहीं, ऐसा मैसेज कहीं ना आ जाए, कहीं वैसा मैसेज ना आ जाए, है कि नहीं, दिल की धड़कन तेज हो जाएगी। तो भाई हार्ट को हमको क्या कराना है, बहुत काम करवाना पड़ता है, तो इसके पास माइटोकॉन्ड्रिया भर भर क्यों नहीं चाहिए, ये तो फिर दिक्कत कर देगा बेचारा, है कि नहीं। अब देखते हैं हार्ट की बात मैं करूं तो हार्ट में देखो बहुत सारी माइटोकॉन्ड्रिया पाई जाती है, लगभग 2000 से लेके 5000 माइटोकॉन्ड्रिया इसके अंदर पाई जाती है, 2000 से लेके 5000 माइटोकॉन्ड्रिया इसमें पाई जाती है, ठीक है। एक होती है और मसल्स में भी, जो हमारी मसल्स होती हैं उसमें भी 2000 से 5000, ठीक है। तो मसल्स को भी बहुत सारा काम करना पड़ता है, दिन भर भाई साहब को हाथ पैर घुमाता रहना पड़ता है, ठीक है। तो यहाँ पे भी 2000 से लेके 5000 माइटोकॉन्ड्रिया पाई जाती हैं। लेकिन एक होती है फ्लाइट मसल्स। फ्लाइट मसल्स का नाम सुने हो कि नहीं, फ्लाइट मसल का मतलब क्या है, उड़ने वाली मसल्स। तो उड़ने वाली मसल्स किसके पास पाई जाएगी, पक्षियों के पास। तो पक्षियों के पास पाई जाती है उड़ने वाली मसल्स, और उस मसल्स में बहुत माइटोकॉन्ड्रिया होती है, लगभग कितने होती है, 50 के, मतलब एक सेल में, समझ रहे हो तुम, उसकी एक सेल में कितनी माइटोकॉन्ड्रिया है, 50,000, समझ रहे हो ना, तो कितनी एनर्जी बेचारा यूज करता है। लेकिन अगर बात कुछ सबसे ज्यादा कहा, सबसे ज्यादा माइटोकॉन्ड्रिया कहां पाई जाती है, तो सबसे ज्यादा माइटोकॉन्ड्रिया पाई जाती है एग सेल में, जिसको हम क्या बोलते हैं, ओवा। कितनी हो सकती है बताओ मुझे, 1,00,000 माइटोकॉन्ड्रिया होती है पर सेल में, मतलब एक सेल में कितनी माइटोकॉन्ड्रिया, 1,00,000, क्योंकि उसको जीवन का तो बेसिकली शुरुआत जो होती है इसी से होती है, तो इसके पास माइटोकॉन्ड्रिया बहुत सारी होनी ही चाहिए। तो 1,00,000 माइटोकॉन्ड्रिया, मतलब अगर पूछा जाए कि मैक्सिमम माइटोकॉन्ड्रिया इन पर यूनिट सेल किसमें पाई जाती हैं, तो आप बोलेंगे किसमें, एग सेल, या इसी को बोलते हैं हम ओवा बोल देते हैं, ठीक है। एग सेल को हिंदी में क्या बोलते हैं, वही ओवा ही बोलते हैं या अंडा ही बोलते हैं इसको, ठीक है। इसको आप लिख लो, अंडा से ओवरी को बोलते हैं, और इसको नॉर्मली क्या बोलेंगे, ठीक है, अंडा बोलेंगे। हिंदी में भी क्या बोलेंगे इसको, ओवरी को बोलते हैं अंडाशय, क्योंकि बहुत सारे एग को क्या करता है वो अपने पास रखता है, ठीक है। लगभग 6000 से 60,000 के आसपास वो रखता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पे ये है कि नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मेटाबॉलिज्म एक्टिविटी। जितना ज्यादा हम काम करवाएंगे उसमें माइटोकॉन्ड्रिया उतनी ज्यादा पाई जाएगी। अब ये मत बोलना ये क्या लिखे हैं, स्टार मार रहे हैं। बढ़ू आगे,
कोलेरा का नाम सुना है कि नहीं? नाम सुना है कभी? कोलेरा का नाम सुना है? एक तरह का ये क्या है, एक तरह का एल्गी होता है, नाम सुना है कि नहीं? कोलेरा का नाम सुना होगा। एस्ट्रोनॉट जो होते हैं, एस्ट्रोनॉट जो जाते हैं, ठीक है ना, जो स्पेस में जाते हैं, तो वो अपने साथ दाल चावल तो लेके जाएंगे नहीं, ठीक है, समस्या है। तो क्या करते हैं, एक अलगी होती है जिसको बोलते हैं काई, कोलेरा नाम की, उसी से बनाई जाती है कुछ टैबलेट है, उस भाई साहब को दी जाती है, क्योंकि इसमें बहुत ही प्रोटीन पर रिच प्रोटीन रहता है कोलेरा। लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया कितनी है? एक है इसमें, ठीक है। ठीक है, एस्ट्रोनॉट इसी को खाते हैं, ठीक है ना। कभी जाए ना, आप जाना घर में, फ्लिपकार्ट में सर्च करना कोलेरा, तो कोलेरा में यही आएगा। इसकी टैबलेटें आती हैं ग्रीन कलर की, ये काई से बना रहता है। जिस कोलेरा जो एल्गी रहता है वो काफ़ी हाईली रिच प्रोटीन होता है, तो एस्ट्रोनॉट इसी को खाते हैं ऊपर में। दाल चावल नहीं खा रहे बेचारे, ठीक है। दाल चावल खाएंगे कैसे, समस्या हो जाएगी। दाल ऊपर पता चला मुंह कान में घुस गया, नाके में घुस गया चावल, दिक्कत हो जाएगी। कोलेरा, कोलेरा हेजा जिसको बोलते हैं वो अलग है। कोलेरा एक हेजा जिसको बोलते हैं हम लोग। बढ़ू आगे। आर होगा यहाँ पे, CHRO, एक माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। पर यूनिट सेल में कितनी? एक माइटोकॉन्ड्रिया, सबसे कम। सबसे कम नहीं बोल सकते हैं, सबसे कम किस में? चलो सबसे कम पूछ ही लिया तो आ गया दिमाग में, RBC। इस भाई साहब के पास 0 माइटोकॉन्ड्रिया होती है। चलो अच्छा बोल दिया, याद आ गया। RBC के पास कोई माइटोकॉन्ड्रिया नहीं रहती है, ये भाई साहब 0 माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है, उसको जरूरत भी नहीं है। क्या? CHROL, क्या बोल रहा है? CH, हाँ यही था, दिमाग से उतर गया। चलो ठीक है, आरबीसी में कोई भी माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाई जाती है, इसमें 0 रहती है, क्योंकि आरबीसी को जरूरत ही नहीं है। क्योंकि आरबीसी में देखो क्या होता है, वो भाई साहब एक ही चीज को लेके घूमता है, जिसका क्या नाम है? हेमोग्लोबिन। अपने अंदर की जगह को वो ज्यादा से ज्यादा खाली करके रखता है, तो इसी वजह से उसमें क्या रहता है, वो हेमोग्लोबिन को ज्यादा भर के घूमता रहता है, उसको माइटोकॉन्ड्रिया की जरूरत ही नहीं रहती है, ठीक है। तो वो बेसिकली इसी में से आरबीसी में कितनी? 0 माइटोकॉन्ड्रिया पाई जाती है। क्या? हाँ, आरबीसी में माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता है, 0 होता है। सबसे कम बोल अब ऑप्शन पे डिपेंड करता है, वो तो ऑप्शन पे डिपेंड करता है क्या बोलना चाह रहा है। आरबीसी दे दिया तो उसी को टिक कर देंगे, नहीं तो यही टिक हो जाएगा, या इसी में से कुछ हो जाएगा, ठीक है। अब सबसे कम नहीं तो क्या, कुछ नहीं तो 0 ही होगा, तो आरबीसी को ही मानेंगे हम लोग। माइटोकॉन्ड्रिया में ऑक्सीजन आ रहे हैं इस पे, ठीक है। चलो बढ़ू यहां से, ठीक है। अब आते हैं, देखो जो हमारा माइटोकॉन्ड्रिया होता है, इसके अंदर देखो क्या क्या पाया जाता है। इसके अंदर एक और चीज पाया जाता है, इसके अंदर पाया जाता है डीएनए और राइबोसोम पाए जाते हैं, ठीक है। तो आपने देखा क्या कि न्यूक्लियस जो होता है, उसी न्यूक्लियस के अंदर ही डीएनए पाया जाता था। न्यूक्लियस के अंदर ही क्या पाया जाता था? डीएनए पाया जाता था। लेकिन सेल के अंदर एक ऐसा स्ट्रक्चर है जिसका नाम है माइटोकॉन्ड्रिया, उसके अंदर भी डीएनए पाया जाता है। अभी मैंने जो आपको बताया था कि सेमी ऑटोनोमस ऑर्गन इसको क्यों बोलते हैं, उसका आंसर यहाँ आपको मिलेगा, ठीक है। ये रही हमारी सेल, देखो ये पिक्चर बना लेना अच्छे से, ये रही हमारी सेल, ठीक है। इस सेल के अंदर एक न्यूक्लियस है, ये रहा न्यूक्लियस और न्यूक्लियस, ठीक है, ये रहा न्यूक्लियस। यहाँ पे कुछ हो जाएंगे इसके राइबोसोम होंगे सेल के आसपास। अब यहाँ पे एक होगा हमारा माइटोकॉन्ड्रिया, तो ये मान लो तो ये हो गई हमारी माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है, ठीक है, ये हो गई हमारी माइटोकॉन्ड्रिया। इस माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर भी क्या पाया जाता है? हमारा पाया जाता है डीएनए, और यहाँ पे भी पाए जाएंगे कुछ राइबोसोम। लेकिन अंतर क्या है, इसको समझो। ये हमारा क्या है? ये हमारा है न्यूक्लियस, ये हमारा क्या है? न्यूक्लियस, ठीक है। अब देखो, लिखना नहीं अभी, देखो न्यूक्लियस के अंदर जो डीएनए पाया जाता है वो कैसा होता है? डबल हेलिकल स्ट्रक्चर का होता है तो है कि नहीं? बताया था कि नहीं? डबल हेलिकल स्ट्रक्चर का होता है, ठीक।
और सेल के पास जो राइबोसोम होते हैं वो कैसे होते हैं? 17S 17S 18S होते हैं। हरा संख्या सब एक नंबर का 18S होते हैं, 18S राइबोसोम होते हैं। ये होते हैं सेल की मैं बात करूं। अब मान लो तो माइटोकॉन्ड्रिया में, तो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर भी डीएनए है, लेकिन ये डीएनए क्या ये डबल हेलिकल है? यहां पे ये डबल हेलिकल नहीं होता है, यही इंपॉर्टेंट है। ये कैसा होगा? सर्कुलेटेड होगा। तो सर्कुलेटेड डीएनए आपको पाया जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, जैसा कि आपने प्रोकैरियोटिक सेल में देखा था। ठीक है, प्रोकैरियोटिक सेल में डीएनए कैसा था? सर्कुलेटेड था। अब प्रोकैरियोटिक सेल में राइबोसोम कैसे थे? 17S थे, और इसके पास भी कितने रहेंगे? 17S राइबोसोम। यही इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, कि यहाँ पे सेल के अंदर आप देख रहे हैं, एक तो यहाँ पे न्यूक्लियस के तौर पे हम देखेंगे क्या कि सेल प्रोकैरियोटिक नेचर का है, सॉरी यूरोकैरियोटिक नेचर का है, और माइटोकॉन्ड्रिया कैसे नेचर का है? प्रोकैरियोटिक नेचर का है। क्योंकि इसका देखो यहाँ पे जो न्यूक्लियस है वो सर्कुलेटेड है, और राइबोसोम कैसा है? 17S है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो ऑटोनोमस बॉडी ये कैसे है, कि मान लेते हैं कि राइबोसोम, इसको देखो इसका काम क्या है, ये देखो इसको भी क्या करना पड़ता है, इसका एक ही काम है रेस्पिरेटरी साइड, एनर्जी को बनाना। लेकिन मान लेते हैं कि इस भाई साहब को प्रोटीन बनाना है, खुद का कुछ प्रोटीन बनाना है, तो खुद का प्रोटीन बनाना है तो डीएनए इसको मैसेज नहीं भेजेगा। ऐसा प्रोटीन कैसे बनता था? ये बनाएगा एमआरएनए, एमआरएनए जाएगा किसके पास? इसके पास, तब प्रोटीन बनेगा। इसको टेंशन ही नहीं है इससे, बोला कि तुम नहीं भेज दोगे एमआरएनए, हमको कोई मतलब ही नहीं, क्योंकि इसके पास तो खुद का डीएनए। अब खुद का डीएनए तो खुद का एमआरएनए बनाएगा, अब खुद का एमआरएनए बनाएगा, खुद का राइबोसोम है, राइबोसोम के पास जाएगा और खुद का प्रोटीन बना लेगा। तो प्रोटीन बनाने के प्रोसेस में ये इंडिपेंडेंट है किससे? न्यूक्लियस से। इसी मामले में इसको हम क्या बोलते हैं? सेमी ऑटोनॉमस बॉडी। ठीक है, तो दो होते हैं, एक का नाम है माइटोकॉन्ड्रिया और दूसरे का नाम है क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट भी ऐसा कर पाता है, क्यों? क्योंकि उसके अंदर भी क्या पाया जाता है? सर्कुलेटेड डीएनए और 17S राइबोसोम। बात समझ में आई? दोनों गुण है। ठीक है, दोनों गुण, वही तो मैं बोल रहा हूं। इसके अकॉर्डिंग कौन सा? यूकैरियोटिक, इसके अकॉर्डिंग प्रोकैरियोटिक। अब देखो, अब इसकी पीछे की कहानी क्या है, अब कहानी बताऊंगा तो फिर वक्त की हमारे पास भारी कमी है, हमारे पास टाइम ही हो गया। चलो कभी सुनाएंगे इसकी कहानी, ऐसा क्यों होता है। सिस्टम ठीक है ना? सिस्टम ठीक है? डाउनलोडिंग ज्यादा तो नहीं हो गया? हैंग नहीं ना होगा? पता चला हैंग हो गया, ठीक है, दिक्कत हो जाएगी। साइंस पढ़ने में मजा रहेगी नहीं? हैं? देखो साइंस टॉपिक ऐसा है, खेल खेल के ही पढ़ते हैं सब। हम तो भाई खेल खेल के ही पढ़ाते हैं, ठीक है ना? चीजों को समझना जरूरी है। ठीक है, कोई भी डाउट हो फटाक से पूछ लिया करो। अब अपने पास एक प्रैक्टिस करने के लिए कोई एक बुक रख लो, कोई भी एक बुक जो भी तुमको अच्छी लगती है, प्रैक्टिस करते रहो। ठीक है? क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए बोल रहा हूँ, प्रैक्टिस के लिए। क्वेश्चन प्रैक्टिस तो जरूरी है ना। ये तो तुमने पढ़ लिया, ये तो मैंने तुमको सिखा दिया, तलवार चलाना मैंने सिखा दिया, ठीक है ना? अब युद्ध में भी तो तलवार तुमको चलाना है ना, तो चलवाओगे कैसे? प्रैक्टिस करोगे तब ना। प्रैक्टिस करोगे तो तुमको पता चल जाएगा। क्वेश्चन बीपीएससी का क्वेश्चन देखना, एकदम चन्नू मन्नू टाइप के क्वेश्चन पूछता है हर साल, वो इसके वही क्वेश्चन ही रहते हैं। ठीक है, इस बार भी क्या पूछा था? एकदम एक नंबर का, एकदम क्या बोले, मैं तो कह रहा था दौड़ा दौड़ा के मारा इसको, ऐसा सवाल पूछा। ठीक है, क्या पूछा था इस बार? पूछा था ना कि स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लाइफ किसको बोलते हैं, ये क्वेश्चन पूछा है इस साल। अब बताओ तुमको हम क्या बोल सकते हैं। लेकिन ये जरूरी नहीं है कि इस साल पूछा तो अगले साल भी वो। अब इस साल तुमने तहलका मचाया है कि नहीं, अगले साल वो तहलका मचाएगा, तो तहलका मचाएगा तो तुमको तैयार भी तो होना है ना। तो तैयार कर रहे हैं ताकि अगले साल तुम तैयार हो। इस बार जो इतना तहलका मचाया हो, स्ट्राइक स्ट्राइक की हो, बेचारा परेशान हो गया। ठीक है, चलो आगे बढ़े। अब आते हैं, देखो माइटोकॉन्ड्रिया को हम क्या बोलते हैं। देखो ये जो भी मैं बता रहा हूं एकदम ध्यान से कंसंट्रेट होकर सुनना, क्योंकि यही इस टॉपिक का सबसे इंपॉर्टेंट पोर्शन है माइटोकॉन्ड्रिया का। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं? रेस्पिरेटरी साइट बोलते हैं। रेस्पिरेटरी साइट का मतलब क्या होता है कि रेस्पिरेशन यही होता है। रेस्पिरेशन का मतलब क्या होता है? रेस्पिरेशन का मतलब ये नहीं कि सांस ले रहे हैं सांस छोड़ रहे हैं।
ठीक है। रेस्पिरेशन का मतलब ये नहीं होता है कि बस, इसका मतलब रेस्पिरेशन नहीं होता है। रेस्पिरेशन का मतलब होता है कंप्लीटली आपका ऑक्सीजन ग्लूकोज के पास जाएगा, वो तोड़ेगा, उसको एनर्जी बनेगी, उस एनर्जी का यूज करेगा। ये प्रोसेस पूरा कंप्लीट होता है रेस्पिरेशन। हम लोग जब रेस्पिरेशन पढ़ेंगे तब पढ़ाएंगे कितने तरह के रेस्पिरेशन होते हैं, 3-4 तरह के होते हैं, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पे जो रेस्पिरेशन जो होता है वो होता है सेलुलर रेस्पिरेशन, ठीक है, सेलुलर रेस्पिरेशन होता है, ठीक है। तो रेस्पिरेशन भी बहुत तरह के होते हैं। तो यहाँ पे कौन सा रेस्पिरेशन हो रहा है? सेलुलर रेस्पिरेशन, कोशिकीय श्वसन हो रहा है, ठीक है ना। क्या बोलते हैं इसको? कोशिकीय श्वसन, ठीक है, हिंदी में लिख सकते हो, कोशिकीय श्वसन हो रहा है यहाँ पे। अब होता क्या है, एकदम ध्यान से सुनो क्या क्या चल रहा है। मान लेते हैं ये मेरी सेल है, ठीक है, ये यहाँ मेरा माइटोकॉन्ड्रिया भाई साहब बैठा हुआ है, थोड़ा सा बड़ा बनाया जाए, चलो ये है माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। तो माइटोकॉन्ड्रिया कितने मेंबर है? 2 मेंबर, एक बाहर वाली और एक ये वाली, ठीक है। अब देखो हमने खाया खाना, चावल खाया, ठीक है, चावल खाया तो चावल किस में टूटेगा? चावल में क्या पाया जाता है? कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट को बॉडी एज इट इज एब्जॉर्ब कर सकती है? नहीं कर सकती है, तो उसको तोड़ना पड़ता है। उसको तोड़ने के लिए हमारे पास हमारी अतड़ियां हैं, बहुत तरह का डाइजेस्टिव सिस्टम है पूरा। ये क्या करेगा? तोड़ेगा, किस में? सिंपलेस्ट फॉर्म में लगेगा। और सिंपलेस्ट फॉर्म क्या होता है? ग्लूकोज, ठीक है। अब ग्लूकोज हमको पास मिल गया, तो ग्लूकोज हमारे पास है, तो ग्लूकोज हमारा स्टोर रहता है। अब देखो ग्लूकोज जो है, ये भाई साहब देखो ग्लूकोज जो है, ये भाई साहब जो ग्लूकोज है, अब ये जाएगा किसके पास? सेल के पास। किसके पास जाएगा? सेल के पास। और सेल में देखो ये, इसको हम क्या बोलते हैं? ये कौन सा पोर्शन है आपका? ये आपका माइटोकॉन्ड्रिया है, और ये क्या है? साइटोप्लाज्म है। ये क्या है? साइटोप्लाज्म, ठीक है। ये हो गया आपकी माइटोकॉन्ड्रिया, ये हो गया साइटोप्लाज्म। अब देखो ग्लूकोज जो पहली बार आता है, पहला प्रोसेस, देखो जो रेस्पिरेटरी साइड जो होती है, यहाँ पे रेस्पिरेशन जो होता है वो 3 टर्म में होता है, ठीक है ना, 3 टर्म में होता है। पहला जो होता है इसको प्रोसेस बोलते हैं, उसको बोलते हैं ग्लूकोलाइसिस। पहला प्रोसेस होता है ग्लूकोलाइसिस, ठीक है, ग्लूकोलाइसिस पहला प्रोसेस होता है। उसके बाद दूसरा प्रोसेस होता है जिसको हम बोलते हैं क्रेब्स साइकिल। एकदम ध्यान से सुनना, खोपड़ी से निकलेगा तो फिर जिंदगी भर नहीं निकल घुसेगा, ठीक है, क्रेब्स साइकिल। उसके बाद आता है ईटीसी प्रोसेस, जिसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, ठीक है। अब देखो ग्लूकोज को तोड़ना है, तो ग्लूकोज एक ही बार में नहीं टूटता है, उसको 3 प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा। पहला प्रोसेस कौन सा है? ग्लूकोलाइसिस। क्या है? क्या क्या क्या? ग्लूकोलाइसिस पहला प्रोसेस। दूसरा प्रोसेस कौन सा है? क्रेब्स साइकिल। क्या क्या? क्रेब्स साइकिल। और तीसरा कौन सा है? ईटीसी। इसको क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। क्या क्या? 3 प्रोसेस है। तो ग्लूकोज को तोड़ना है तो इन 3 प्रोसेस से गुजरना होगा, तभी ये कंप्लीटली टूटेगा, ठीक है ना, कंप्लीटली तोड़ना है। तो पहला प्रोसेस होता है ग्लूकोलाइसिस, और ये होता है कहां पे? साइटोप्लाज्म में। ये पहला प्रोसेस होगा आपका साइटोप्लाज्म में। तो ग्लूकोज भाई साहब आया कहां पे? सेल में, साइटोप्लाज्म आया, ये हमारा साइटोप्लाज्म यहां पे आया। अब जैसे ये ग्लूकोज यहां पे आता है, तो मान लेते हैं कि मेरा ग्लूकोज यहां साइटोप्लाज्म में पहुंच चुका है। अब साइटोप्लाज्म में आएगा तो ये टूटेगा, साइटोप्लाज्म इसको तोड़ेगा, और जब ये इसको तोड़ता है तो इसके लिए ऑक्सीजन की हमको जरूरत नहीं होती है, ऑक्सीजन के अब्सेंस में ही साइटोप्लाज्म इसको तोड़ता है, ठीक है। कार्बन में कितने कार्बन होते हैं? 6 कार्बन, C6H12O6। तो कितने कार्बन? 6 कार्बन। तो पहले इसको यहां पे टूटेगा तो ये भाई साहब बन जाता है पैरेविक एसिड में, इसको तोड़ा जाता है। क्या बोलते हैं इसको? पैरेविक एसिड। इसमें कितने कार्बन? 3 कार्बन। तो 3 से 6 से 2, मतलब आधे आधे, इसको मतलब अगर 6 है तो 2, मतलब कितने? 6 कार्बन थे, ये 3 कार्बन में टूट गया, ठीक है। तो इसको अभी थोड़ा सा तोड़ा है, तो थोड़ा सा टूटा है, पूरा नहीं टूटा, अभी पूरा अभी नहीं टूटा। तो यहाँ पे थोड़ा सा टूटा है, और थोड़ा सा टूटा तो एनर्जी भी कैसे निकलेगी? थोड़ी सी निकलेगी। और थोड़ी सी का मतलब कितनी निकलेगी? प्लस यहाँ पे 2 ATP एनर्जी निकलेगी। एकदम ध्यान से, ठीक है। पहला प्रोसेस हो गया मेरा। उसके बाद आता है दूसरा प्रोसेस। दूसरा प्रोसेस का नाम क्या है? क्रेब्स साइकिल, ठीक है, क्रेब्स साइकिल। अब क्रेब्स साइकिल में बेसिकली ये कहां पे होता है? ये होता है माइटोकॉन्ड्रिया में, और माइटोकॉन्ड्रिया में कहां पे? मैट्रिक्स में होता है, और ये भाई साहब होता है। तो अब ये पैरेविक एसिड जो है, ये भाई साहब कहां पे आएगा? ये आएगा इसके पास। किसके पास? माइटोकॉन्ड्रिया के पास। दूसरा प्रोसेस,
पायरुविक एसिड किसके पास आया, इसके पास आया, और किसके प्रेजेंस में, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ही होगा। ये देखो माइटोकॉन्ड्रिया में देखो रेस्पिरेशन का मतलब क्या होता है, ऑक्सीजन हमको चाहिए। रेस्पिरेशन का मतलब कि ऑक्सीजन हम ले रहे हैं, तो ऑक्सीजन का बेसिकली यूज कहां करते हैं, यहाँ पे। तो यहाँ पे ऑक्सीजन रहेगा और प्लस कौन रहेगा, प्लस पायरुविक एसिड रहेगा। ये भाई साहब यहाँ पे टूटेगा। तो ये देखो कैसे टूटता है, ठीक है। दूसरा टर्म, दूसरा प्रोसेस में देखो कौन सा है, पायरुविक एसिड है और प्लस कौन है इसके साथ, ऑक्सीजन है। ये इसको तोड़ेगा। तो ये तोड़ेगा कैसे, देखो यहाँ पे जब भी हम रेस्पिरेशन करते हैं, ऑक्सीजन CO2, ऑक्सीजन CO2, ये CO2 आ कहां से रहा है, ये बाय प्रोडक्ट है। कब, जब पायरुविक एसिड को हम तोड़ते हैं तो हमको एनर्जी तो मिलेगी, पक्का है, क्योंकि तोड़ रहे हैं इसको, तो तोड़ेंगे तो एनर्जी तो आएगी, ये तो पक्का है। एनर्जी भी कितनी मिलती है हमको, यहाँ पे 2 ATP एनर्जी निकलती है, ठीक है। प्लस यहाँ पे आपको क्या निकलेगा, बाय प्रोडक्ट में CO2 निकलेगा, क्या निकलेगा, CO2 निकलेगा, प्लस H2O भी निकलेगा, और साथ में कुछ और एनर्जी मॉलिक्यूल्स मिलेंगे जिसको बोलते हैं NADH, और एक होता है FADH2। याद करने की जरूरत नहीं है, नहीं तो खोपड़ी ब्लास्ट हो जाएगी, ठीक है। अभी इसको याद नहीं करना आपको, बस इतना याद करना है, इसको बस लिखवा दिया। ये जब हम पढ़ेंगे रेस्पिरेशन में तब आपको मैं बताऊंगा इसका फुल फॉर्म क्या होता है, कैसे टूटता है। बस अभी आपको ये याद करना है कि पायरुविक एसिड टूटेगा तो क्या निकलेगी, एनर्जी कितनी, 2, साथ में कुछ एनर्जी मॉलिक्यूल, CO2 तो निकलेगा ही, वो तो पक्का है, वो तो हमको छोड़ना है बाहर, और NADH, ये कुछ एनर्जी मॉलिक्यूल्स भी निकले। ये क्या है, ये भी एनर्जी मॉलिक्यूल्स हैं, ये भी ATP की तरह ही है, लेकिन ATP हमको इंस्टेंट एनर्जी देता है, तुरंत हमको एनर्जी देता है। ये भाई सब तुरंत एनर्जी नहीं देता, ये स्टोर रहता है। तो ये दूसरा प्रोसेस कहां हुआ, पायरुविक एसिड में, ठीक है। उसके बाद देखो ये भाई साहब कौन सा है, NADH, और कौन बच गया, FATH। ये भाई साहब देखो तीसरा प्रोसेस जो होगा, ये भाई साहब किसके पास जाएंगे, इस पे पास जाएंगे। ये जो मेम्ब्रेन देख रहे हो, इस मेम्ब्रेन को हम क्या बोलते हैं, क्रिस्टी, क्या बोलते हैं, क्रिस्टी। तो तीसरा प्रोसेस में ये मेरा NADH और प्लस FADH2, ये दोनों जाएंगे क्रिस्टी के पास। तो ETC बेसिकली कहां पे होगी, ये होगी आपकी क्रिस्टी में। तो क्रिस्टी में जाएंगे, और क्रिस्टी में बेसिकली तीसरा प्रोसेस होगा जिसको हम क्या बोलेंगे, ये हो गया दूसरा प्रोसेस, ठीक है, ये हो गया। और तीसरा प्रोसेस कौन सा हो जाएगा, ETC। ये दूसरा प्रोसेस है जिसका नाम क्या है, क्रेब्स साइकिल, ठीक है, क्रेब्स साइकिल। तीसरा प्रोसेस क्या है, ETC, फुल फॉर्म क्या है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर चेन। यहां पे देखो क्या होगा, ये एनर्जी मॉलिक्यूल्स हैं आपके, कौन से, NADH प्लस FADH2। ये भाई साहब यहाँ पे क्या होंगे, ऑक्सीजन। यहाँ पे भी किसकी जरूरत पड़ेगी हमको, ऑक्सीजन। तो यहाँ पे भी देखो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ये भाई साहब टूटेंगे और हमको एनर्जी देंगे। वो एनर्जी हमको मिलेगी फिर किसके फॉर्म में मिलेगी, ATP के फॉर्म में मिलेगी। और कितनी एनर्जी निकलेगी, 34 ATP एनर्जी निकलेगी। कितनी, 34। तो देखो पहला प्रोसेस, एकदम ध्यान से, पहला प्रोसेस क्या हुआ, ग्लूकोलाइसिस। ये कहां पे होता है, साइटोप्लाज्म, ऑक्सीजन की अब्सेंस में। टूटा किसमें टूटा, पायरुविक एसिड में। किसमें, क्या, पायरुविक एसिड में टूट गया। पायरुविक एसिड ऑक्सीजन के अब्सेंस में कि प्रेजेंस में, अब्सेंस में, ठीक है। ये टूटा पायरुविक एसिड में, कुछ एनर्जी निकलेगी, कुछ एनर्जी का मतलब कितना है, 2 ATP। अब पायरुविक एसिड टूट गया, अब पायरुविक एसिड यहां पे घुसेगा, कहां पे, मैट्रिक्स में घुसेगा। मैट्रिक्स में क्या है, बहुत तरह के एंजाइम्स पाए जाते हैं, बहुत तरह के एंजाइम्स पाए जाते हैं। उस एंजाइम्स की मदद से पायरुविक एसिड टूटेगा। तो पायरुविक एसिड को मैंने तोड़ा किसके, ऑक्सीजन के अब्सेंस में कि प्रेजेंस में, प्रेजेंस में। तो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ही तोड़ रहा हूं, ठीक है। ऑक्सीजन के प्रेजेंस में तोड़ूंगा तो क्या निकलेगी, एनर्जी निकलेगी, कुछ ना कुछ तो एनर्जी निकलेगी। तो हमको एनर्जी मिली, वो एनर्जी क्या बोल दिया हमने, कितनी निकली, 2 ATP। जितना यहां उतना, और साथ में बाय प्रोडक्ट निकला क्या, CO2, जिसको हम बॉडी से बाहर निकालते हैं। H2 भी निकलेगा जिसको बॉडी रीअब्सॉर्ब कर लेगी, ठीक है। बाकी में कुछ एनर्जी मॉलिक्यूल्स मिले, ये बस ये याद रखना, एनर्जी मॉलिक्यूल्स निकलते हैं। एक का नाम है NADH, दूसरा है FADH2। अब ये भाई साहब फिर यहाँ पे आएंगे, अब ये यहाँ पे, अब इनको भी तोड़ना है, ये भी कंप्लीटली टूटे नहीं है, इसको तोड़ेंगे तो फिर एनर्जी निकलेगी। तो फिर कहां तोड़ेंगे, क्रिस्टी के पास जाएंगे। तो क्रिस्टी के पास जाएंगे, और क्रिस्टी में देखो फोल्डेड स्ट्रक्चर होते हैं, और फोल्डेड स्ट्रक्चर में पाए क्या जाते हैं, बहुत तरह के एंजाइम्स, बहुत तरह के एंजाइम्स पाए जाते हैं। तो बहुत तरह के एंजाइम्स पाए जाते हैं, उसी एंजाइम्स को हम क्या बोल देते हैं, ETC बोलते हैं। ग्रुप ऑफ एंजाइम्स पाए जाते हैं कहां पे, क्रिस्टी में। उस ग्रुप ऑफ एंजाइम्स को क्या बोलते हैं, ETC बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन बोलते हैं। और यहीं पे यहाँ पे ये भाई साहब टूटेगा और एनर्जी बनाएगा, और एनर्जी कितनी देगा,
34 एटीपी एनर्जी देगा। तो अब यहाँ पे एक सवाल बनता है कि एक कंप्लीट ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स को अगर मैं तोड़ूं, एक कंप्लीट ग्लूकोज मॉलिक्यूल, तो कितनी एनर्जी देगा? 38 एटीपी देगा। 34, 36, 38। बहुत सारे बुकों में आपको ये 30 से 32 के आसपास रहेगा डाटा, लेकिन वो आपको टिक करना ही नहीं है, चाहे कुछ भी हो जाए, आपको टिक करना है कि इसको 38 एटीपी। तो एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स कंप्लीटली टूटेगा तो कितनी एनर्जी देगा? 38 एटीपी। 2 एटीपी कहां से निकलेगी? साइटोप्लाज्म से। 2 एटीपी मैट्रिक्स से, और 34 एटीपी कहां से? क्रिस्टी से। ठीक है, तो 34 प्लस 2 कितना? 36, और 36 2 38। तो एक कंप्लीट ग्लूकोज मॉलिक्यूल टूटेगा तो कितनी एनर्जी देगा? 38 एटीपी। कितनी? कितनी? 38। एकदम खोपड़ी में बांध लो इसको। कहीं भी ऑप्शन में आए, कुछ भी रहे, 38 दिखे, उसी को टिक करना है। ठीक है, तो यहाँ पे एक पॉइंट लिख, अच्छा पहले इसको लिखो, लिखो लिखो। लिख लो। ठीक है, थोड़ा सा गहराई में ले जा रहा हूं, थोड़ा सा सिस्टम को ठीक ठाक रखो। ठीक है, चाय पानी नाश्ता करके आया करो। ठीक है, तो बादाम बादाम ले लो, हैं, एलमंड ले लो, खाया करो। लिख लिया? तीन वर्ड ही लिखना है, उसमें इतना टाइम ले रहा है। 3 इधर है, 3 इधर है, 6 और 6 3 9। थोड़ा उंगलियों पे जोड़ दो। PYRUVIC, पैरविक एसिड। देखो ये होता है तरीका, फोटो खींच लो, खेले खत्म। ये सब टेक्नोलॉजी का यूज करना ही नहीं जानता है, क्या बोले सबको। मोबाइल में खींच लो, है कि नहीं? टेक्नोलॉजी का यूज करना चाहिए, लेकिन नहीं, लिखेंगे ही, लिख के ही पूरा टाइम बर्बाद कर देंगे क्लास का। कहाँ? NADHFADH2। ठीक है, NADHFADH2, 2 हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स। बड़े हैं, हो गया? किसका? इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन लिख दो।
इतना कष्ट तुम लोग का बर्दाश्त नहीं होता हमको, लो लिख ही देते हैं। तुम लोग को कष्ट में देखते हैं तो बड़ा दर्द होता है। इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर चेन ई, इतना लोड मत लिया करो, है नहीं? क्या हो गया? क्या? NADH, NADH बड़ा बड़ा लिख दो क्या? ठीक है, चलो लिख लिया। अरे यार इतना टाइम लगता है लिखने में, बोलेंगे तो दाएं 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 बकरी की तरह स्टार्ट हो जाएगा, उंगली चलाने में दिक्कत हो रहा है। अरे यार उस पे इसको पहले लिख लो। हो गया भाई बच्चों, मेरे नन्हे मुन्ने, हो गया? चुन्नू मुन्नू पढ़ो। हो गया? अब कौन बोल, रोक कौन रहा है हमको? हो गया? लिख लिया? इधर हो गया? बढ़ू? आधा घंटा तो इधर ही ले लिया मेरा, जिससे उन्हें क्या पढ़ाऊंगा, खाक पढ़ाऊंगा तुम लोगों को। ठीक है, तो यहां तक बात समझ में आई। रेस्पिरेटरी साइड का मतलब क्या होता है, वहां पे क्या होता है, ग्लूकोज का ब्रेकडाउन हो रहा है। तो ग्लूकोज का ब्रेकडाउन किस 3 स्टेज में हो रहा है। पहला स्टेज क्या है, क्या? ग्लूकोलाइज। पहला स्टेज क्या है, दूसरा और तीसरा ईटीसी। ईटीसी का मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर चेन। ठीक है, इसमें कितनी टेपी, इसमें कितनी टेप, ये कहां पे होगा, साइटो पर। कितनी एनर्जी, ऑक्सीजन के प्रेजेंस की एब्सेंस, ये ऑक्सीजन के प्रेजेंस में होगा, कहां पे होगा, मैट्रिक्स में। कितनी एनर्जी, ईटीसी कहां होगा, क्रिस्टी में। कितनी एनर्जी, 34। अब सोचने वाली बात है कि क्रिस्टी भाई साहब ऐसा इसके पास है क्या इतनी, जो इतनी सारी एनर्जी बना रहा है। सवाल उठ रहा है कि नहीं, मन में सवाल उठना चाहिए कि भाई ये क्रिस्टी भाई साहब के पास ऐसा कौन सा एकदम तीर है जिसकी वजह से भाई साहब ये 34 एटीपी बना रहा है। देखो क्या होता है, ये जैसे क्रिस्टी की जो मेम्ब्रेन होती है, तो क्रिस्टी की मेम्ब्रेन में देखो क्या पाया जाता है, एक खास तरह का ऑर्गन पा रहे यार। ये देखो क्रिस्टी की लेयर भी कैसे रहेगी, ऐसे ही कैसे रहेगी, फॉस्फोलिपिड रहती है इसकी भी। इसका मतलब ये क्या है, फॉस्फोलिपिड लेयर रहती है। क्रिस्टी की जो मैं मान लेता हूँ, ये बना रहा हूँ, ये मान लेते हैं मेरा क्रिस्टी है। ठीक है, तो क्रिस्टी को मैं थोड़ा मैग्नीफाई कर रहा हूँ, तो इस स्ट्रक्चर में आप देखेंगे क्रिस्टी को। ठीक है, अब देखो यहाँ पे एक खास तरह का ऑर्गन पाया जाता है, देखो ऐसे रहता है ये भाई साहब। इस तरह का एक ऑर्गन पाया जाता है, इसको हम बोलते हैं ऑक्सीजन या F1 पार्टिकल। ठीक है, इस तरह का स्ट्रक्चर। अब देखो क्या है, ये गोल गोल बेसिकली क्या है, अब जितने भी एमिनो एसिड है, जितने भी प्रोटीन्स है, ये सब क्या जाएंगे, इसके पास जाएंगे। ये भाई साहब ऐसे ऐसे घूमेगा, कैसे, ऐसे ऐसे घूमेगा। ठीक है, तो गोल गोल घूम रहा है, जितने भी अमीनो एसिड थे सब आपस में क्या हो जाएंगे, मिक्स हो जाएंगे, और मिक्स होते जाएंगे और क्या बनाते रहेंगे, एनर्जी बनाते रहेंगे। तो इसी वजह से ये भाई साहब क्या आता है, बेसिकली एनर्जी बनाने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट सब्सटेंस होता है, जिसका नाम क्या है, ऑक्सीजन या F1 पार्टिकल। पाया कहाँ जाता है, क्रिस्टी में। ठीक है, ये मैट्रिक्स में नहीं पाया जाता, ये कहाँ पाया जाता है, क्रिस्टी में। तो जो क्रिस्टी की जो लेयर है वहीं भाई साहब ये पाया जाता है, जिसको बोलते हैं ऑक्सीजन या F1 पार्टिकल। ठीक है, अब एक और चीज, मैंने क्या बोला कि एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स अगर मैं तोड़ूंगा तो कितनी एनर्जी निकलेगी, 38 एटीपी निकलेगी। ठीक है,
38 एटीपी एनर्जी निकलेगी। अगर मैं पूछूं कि माइटोकॉन्ड्रिया से कितनी एनर्जी निकलेगी, अबे माइटोकॉन्ड्रिया से कितनी निकलेगी? इतना खतरनाक क्वेश्चन तो नहीं पूछ दिया मैंने। कितनी? 34 ना, 34 ना होगा, 36 होगा। ठीक है, तो माइटोकॉन्ड्रिया भाई साहब कितना निकालेगा? ये निकालेगा 36। ठीक है, 34 कहां से? क्रिस्टी से, और 2 मैट्रिक्स से। और सिर्फ साइटोप्लाज्म की बात करो तो कितना? साइटोप्लाज्म में निकलेंगे 2, और टोटल ऐड कर लेंगे तो 38। तो एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल छूटेगा तो 38 एटीपी निकलती है। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में पूछेगा 36, पता कैसे? 34 ईटीसी से, 2 मैट्रिक्स से, 36 हो गया। साइटोप्लाज्म में कितनी? 2। ये 36 एटीपी ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हो रहा है, ये ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, ये ऑक्सीजन के अब्सेंस में हो रहा है। ठीक है, ऑक्सीजन के अब्सेंस में हो रहा है। ठीक है, बेसिकली निकलती है यहाँ से 4। ठीक है, 2 खर्च कर देता है तोड़ने में भी। भाई अब तोड़ेंगे तो उसको एनर्जी भी तो लगा। जैसे साइटोप्लाज्म जो होता है इसमें बेसिकली निकलती है 4 एटीपी निकलती है। ठीक है, लेकिन 2 एटीपी भाई साहब को खर्च लग जाता है तोड़ने में भी, तो नेट एटीपी कितनी निकल रही है? 2 एटीपी निकलती है। ठीक है, ये साइटोप्लाज्म में होता है। ठीक है, यहीं पे एंड करते हैं क्लास, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, कोई दिक्कत है तो अभी पूछ सकते हो। ठीक है, ये क्रिस्टी है, ये क्या है? क्रिस्टी। तो क्रिस्टी को मैंने थोड़ा सा क्या कर दिया है? मैग्नीफाई किया, थोड़ा सा मैंने जूम किया इस पे। ठीक है ना, आईफोन 14 का मैंने लगा दिया कैमरा, इसको जूम कर दिया, तो ये स्ट्रक्चर मुझे नजर आया। तो नजर आया तो फिर यहाँ पे एक ऑर्गन भी नजर आया जिसका नाम क्या है? F1 पार्टिकल या ऑक्सीजन। अब देखो नीचे वाला जो हिस्सा है इसको हम क्या बोल देते हैं? F1 पार्टिकल। अगर ऊपर वाला हिस्सा अगर मैं बात करूं तो इसको मैं क्या बोल दूंगा? F0 पार्टिकल। ठीक है, तो इससे हमको मतलब नहीं है, पार्टिकल ये है F1 पार्टिकल। ठीक है, कोई दिक्कत यहां तक? कोई समस्या, कोई दुविधा, कोई कष्ट? कुछ नहीं। ठीक है, ठीक है, तो यहीं पर हम क्लास को एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आई थिंक नेक्स्ट क्लास में सेल एंड हो जाएगा, ज़्यादा कुछ बचा नहीं है, न्यूक्लियस बच गया है और एक राइबोसोम बच गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में सेल आपका एंड हो जाएगा, फिर देखते हैं क्या स्टार्ट करना है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।